एनर्जी की बात करोगे दैट विल बी U इंटू टी ए। अच्छा, अब ज़रा सोच के देखो, इस कंडीशन में अगर मैं एरिया कम करूँगा तो इसके चक्कर में U को भी कम होना पड़ेगा। तो जहाँ एरिया कम वहाँ U कम, U इंटू टी ए होता है। एरिया कम मतलब U कम। तो इसको अगर समझोगे तो आराम से इसको किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलो, अब क्या है पूरा मामला, सही तरीके से अगर सोचा जाए तो पहले हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स थे खूब सारे। अब छोटे छोटे ड्रॉप्स के होने से सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ज़्यादा होगा। आराम से सोचते चलना, एरिया ज़्यादा होगा क्योंकि देखो छोटे छोटे टुकड़े होंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई बड़ा सा कोई कपड़ा है, उस कपड़े को सुखाना हो तो उसको फैलाते हैं अपन, ऐसे गोल गोल करने से अब एक ड्रॉप से अच्छा है कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसको जो फैलाओगे तब जाकर अच्छे से सूखेगा। जैसे बिल्कुल ऐसा समझो, जैसे वो मक्का आता है ना, मक्का जो क्या बोलते हैं, भुट्टा, क्या भुट्टा, हाँ। तो जब तुम उसको लेने जाते हो, सपोज़ करो वो भीग गया, उसको तुमको सुखाना है, तो एक तो है कि पूरे भुट्टे का जो उसका जो है फल एक साथ उसको सुखाया। दूसरा ऑप्शन है कि उसके एक एक दाने अलग करके सुखाए। जल्दी कब सूखेगा वो? इस केस में जब अलग अलग कर दोगे तुम। अलग अलग करने से सरफेस एरिया बढ़ा, सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस पोटेंशियल एनर्जी U, ये U भी बढ़ जाएगा। सोच के देखो, मतलब इस कंडीशन में इसके पास U की वैल्यू ज़्यादा होगी। माना एक डाटा रखते हैं, लेट ये 150 जूल एनर्जी इसके पास है शुरुआत में, और बाद में यहाँ पे जाने के बाद जब ये बिग ड्रॉप बना था तब इसका जो एरिया है ये होगा कम। इसका एरिया कम होगा, इसका सीधा मतलब है इसका U की वैल्यू कम हो गई। तो मान लो वहाँ 150 था तो ये हो गया है 100 जूल। ऐसी बात होगी और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से जब वो सवाल पूछते हैं तो सवाल यहाँ से दो तरीके से पूछते हैं। एक यहाँ पे वो यूज़ करते हैं टर्म, कहते हैं कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए, और दूसरे केस में कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज हुआ। दोनों सवाल यहाँ से पूछा जाता है। एक केस में टेम्परेचर कांस्टेंट, एक केस में टेम्परेचर चेंज। बस इसको थोड़ा आराम से समझ लेते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट, अच्छा एक बात तो हमेशा ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बदलने की जिम्मेवारी हमेशा इंटरनल एनर्जी की होती है। टेम्परेचर बदलने का काम इंटरनल एनर्जी, ये तो सरफेस की एनर्जी की बात कर रहे थे। अभी टेम्परेचर की बात जब करूँगा तो इंटरनल एनर्जी पे टेम्परेचर की बात होगी। तो देख लेना, इसको लिख लो कि जो हमारा टेम्परेचर चेंज का काम है ये है इंटरनल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी। अब मैं एक बात बता दूँ, जैसे इंटरनल एनर्जी जब जब बढ़ाओगे तभी टेम्परेचर बढ़ेगा। इंटरनल एनर्जी अगर तुमने चेंज नहीं किया तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो तुम सोचो, हमको इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब हमको क्या नहीं बदलना है, इंटरनल एनर्जी। यानी कि हम ये बोलेंगे कि एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज़ कर दीजिए, एनर्जी रिलीज टू सराउंडिंग, रिलीज्ड टू सराउंडिंग। अगर मैं एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज़ कर दूंगा, सोचो, सोच के देखो, अगर मैं एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज़ कर दूंगा मतलब मैंने इंटरनल एनर्जी में कोई छेड़छाड़ नहीं करी। इंटरनल एनर्जी मतलब इसके अंदर की एनर्जी, बाहर मतलब तो सरफेस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो कंक्लूजन क्या है कि जब छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनेगा या फिर बड़े से छोटा ड्रॉप बनेगा, उसमें अगर मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है तो मतलब एनर्जी को सराउंडिंग में रिलीज़ करना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरी भाषा में देखो, दूसरी भाषा में देखो, अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो मन में आया है कि यार टेम्परेचर चेंज होना है तो इंटरनल एनर्जी को चेंज होना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ होगा ज़रा सोच के देखो, इसको मैं तुमको बताता हूँ। पहले कंडीशन में हमारे पास 150 जूल की एनर्जी है यहाँ, पहले कंडीशन में हमारे पास 150 जूल की है। कहाँ पे? सरफेस की। दूसरे केस में सरफेस पे मात्र मेरे पास 100 जूल है। देखो तो 50 जूल कहाँ गया? 50 जूल गया है अंदर, 50 जूल इंटरनल में गया है। जब वो 50 जूल इंटरनल एनर्जी मिली है, मतलब इस 50 जूल से जो उसकी इंटरनल एनर्जी है ये बढ़ जाएगी।
और जब 50 जूल एनर्जी दोगे ना, एनर्जी दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा इंटरनल एनर्जी का। अब इंटरनल एनर्जी बढ़ने का मतलब है सिंपली टेम्परेचर का बढ़ जाना। पूरी पिक्चर यहाँ ऐसी है कि भाई कांस्टेंट रखना है मुझे टेम्परेचर, तब तो जो एनर्जी का लेन देन हो रहा है उसको सराउंडिंग में जाने दूँ या सराउंडिंग से ले लूँ। दूसरा, अगर मुझे टेम्परेचर को चेंज करना है तो टेम्परेचर के चेंज करने वाली कंडीशन में जो 50 जूल है वो अंदर चला गया, कहाँ से, सरफेस से। 50 जूल सरफेस से अंदर चला गया, यानी कि हमने अंदर में इंटरनल एनर्जी दी है। इंटरनल एनर्जी दी है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ा दी, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये है टेम्परेचर बढ़ने का। और यही कारण है कि जब भी कोई बड़ी बूंद होती है तो बड़ी बूंद का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, बड़ी बूंद का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। यही कारण है कि जब तुम किसी शावर से, जब तुम शावर लेते हो उस कंडीशन में शावर से जो पानी आती है वो ड्रॉप से फॉर्म में आती है, तो थोड़ा अपने को ठंडा महसूस होता है। तो शावर का पानी ठंडा महसूस होता है। और डायरेक्ट तुम जब नहाते हो बड़ी बड़ी बूंदें, जब तुम नल पे नहाओगे डायरेक्ट, तो टैप का वाटर जो होगा वो थोड़ा गर्म होगा। इसलिए गर्मी है तो शावर लीजिए, खुश रहिए। मिटा दो उसको। तो इससे थ्योरेटिकल सवाल आएंगे, तो जो हमने इसको डिस्कस कर लिया, सबका कारण समझ लिया। टेम्परेचर बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? इंटरनल एनर्जी की, सरफेस की नहीं, इंटरनल की। इंटरनल एनर्जी कम करूँगा टेम्परेचर कम होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ा दूंगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, कर जाओगे इस पर। चलो, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। एक सवाल मुझे दिख रहा है, टेस्ट में डाल दिया है मैंने। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, मतलब एनर्जी आपने सराउंडिंग से लेन देन करा है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रखने समय वर्क डन होता है? बिल्कुल, एनर्जी का लेन देन हुआ है मतलब वर्क डन होगा। एक सवाल पूछता हूँ, समझना। बड़ा बूंद था मेरे पास जिसका टेम्परेचर पहले ज़्यादा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ठीक है। बड़ा बूंद था मेरे पास जिसकी एनर्जी 100 जूल है, छोटा बूंद बना है जिसकी एनर्जी 120 जूल है। ये 20 जूल का जो अंतर आया है, इसका बड़े बूंद का टेम्परेचर, बड़े बूंद की एनर्जी कितनी है? 100, छोटे की कितनी है? 120। ये जो 20 जूल का अंतर आया है और क्वेश्चन तुमसे कह दे टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ है, तो इसका मतलब इंटरनल एनर्जी में कहीं से गया नहीं, इंटरनल एनर्जी में कोई बात ही नहीं है। और तब भी मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो समझना क्या हुआ होगा, ये वर्क डन हुआ है, हमने 20 जूल का इस पर काम किया है। सही है, 20 पहले 100 था फिर 120 हो गया, और मुझे टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब हमने काम कर दिया 20 जूल का। एनर्जी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग। समझ जाएंगे ना, बढ़ा है मैंने एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और अगर किसी ने कहा कि भाई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब पहले एनर्जी कितनी थी? 100। पहले एनर्जी 100 थी, किसकी? बड़ी बूंद की। सोच के देखना, सोच के देखना। बड़ा बूंद है, एनर्जी है हमारे पास 100 जूल। मान लो यहाँ छोटा बूंद है, बहुत सारा, छोटे 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 बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ले रहा हूँ, ड्रॉपलेट्स, और इसके लिए एनर्जी है 120 जूल, 120 जूल। और मुझे कहना है कि टेम्परेचर अब चेंज हो रहा है। टेम्परेचर चेंज हुआ है मतलब, टेम्परेचर चेंज हुआ है मतलब, सोच के देखो, हाँ, मतलब इंटरनल एनर्जी ने एनर्जी किसको दे दी? सरफेस को। तभी सरफेस की एनर्जी कैसे बढ़ सकती है? सराउंडिंग से लेना देना तो है नहीं, क्योंकि अब खुद ही टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो इंटरनल एनर्जी ने सरफेस को एनर्जी दे दी। अब इंटरनल ने दी है तो इंटरनल का एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरनल की एनर्जी कम होगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए ये ठंडा लगेगा छोटा वाला। यही तो है बात, उल्टा है थोड़ा। चलो ठीक है, कर जाओगे तो उल्टा पुल्टा कैसे भी, ठीक है। अब हमसे सवाल पूछा है एक्सेस प्रेशर इनसाइड कर्व्ड लिक्विड सरफेस। तो थोड़ा एक्सेस प्रेशर समझते हैं क्या चीज़ है। एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर किसके लिए बात करेंगे? तो बात करेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए। एक्सेस प्रेशर बात करेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए। कर्व्ड सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर की बात बहुत सिंपल है। अगर जिधर कॉनकेव पार्ट होता है उधर का प्रेशर ज़्यादा होगा। लिखो तो,
कॉनकेव पार्ट मीन्स ज़्यादा प्रेशर, कॉनकेव पार्ट मीन्स ज़्यादा प्रेशर, जिधर कॉनकेव साइड है उधर प्रेशर ज़्यादा है। ये सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नया है भी नहीं। जैसे यहाँ सोचो, किसी भी चीज़ का ऐसा शेप कब बनेगा, जैसे तुम किसी गद्दे पे जाके गद्दे को ऐसे दबाओ, जिधर तुम दबाओगे उधर कॉनकेव बनेगा। ऐसे दबाया, ऐसे इसको किसी ने ऊपर से ऐसे दबाया होगा तभी ऐसा कॉनकेव बना है। तो मान लो ऊपर का प्रेशर P1 और नीचे से प्रेशर हमारा P2 है। यहाँ मान लीजिए कि यहाँ प्रेशर है P3 और ऊपर से प्रेशर हमारा P4 है। तो देखने से ही लग रहा है कि जब हम इस कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि P1 ज़्यादा होगा किससे, P2 से, और यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि P3 मेरा ज़्यादा होगा किससे, P4 से। बात कुल मिला के इतना है कि जो कॉनकेव साइड है, कॉनकेव मतलब यही तो है कॉनकेव, केव मतलब धंसा हुआ अंदर की तरफ, तो कॉनकेव साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका जो प्रेशर होगा वो होगा ज़्यादा। कॉनकेव साइड मतलब ज़्यादा प्रेशर, बस इतना ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब इस पे देखो सवाल कैसे आते हैं। इस पे सवाल आता है हमसे डिफरेंस इन प्रेशर पूछा जाता है। अच्छा, मान लो कभी कभी जो ये शेप बना है वो ऐसा कर्व न बन के बिल्कुल प्लेन बन जाए, तो जितना प्रेशर ऊपर उतना ही प्रेशर नीचे, तभी तो ऐसा शेप बनेगा। तो कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि भाई प्लेन सरफेस है तो कितना प्रेशर बनेगा। सही है, एक बार पटाख से शेप बना दो, उसके बाद से इस पे काम कर लेते हैं। बना दिया, ठीक है। अब लिक्विड में इस सवाल को करा जाए तो कैसे करेंगे। मान लो लिक्विड में इस सवाल को किया जाए तो कैसे होगा। लिक्विड में कोई लिक्विड की अगर बूंद है, जैसे मेरे पास एक सवाल है जिसमें कह रहा है कि लिक्विड ड्रॉप हमने लिया हुआ है। ओके, मान लो लिक्विड ड्रॉप मेरा कुछ इस शेप का है, अब मैं अंदर से सोच रहा हूँ ऐसे यहाँ से, तो ये क्या होगा इसका P इनसाइड और ये इसका क्या होगा P आउट। P इन क्या है हमारा कॉनकेव साइड है, सोच के देखो, और P आउट हमारा कॉन्वेक्स है। हम तो एक बस कॉनकेव पे ध्यान देंगे तो हमारा ज़्यादा होगा P इनसाइड किससे, तो P आउट से। P इनसाइड ज़्यादा होगा P आउट से, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब लोगों ने कैलकुलेट किया तो ये जो डेल्टा P आता है, डेल्टा P जो आता है ये आता है 2T/R। हमको डेरिवेशन अभी क्रैश कोर्स में नहीं करना है, बस इसको ध्यान रखना, रिजल्ट काम का है। डेल्टा P इक्वल्स टू 2T/R। ये किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप है। फिल्म होता तो अलग बात हो जाती, अभी बात है लिक्विड ड्रॉप की, इसीलिए हमसे कहा है ऐसा। फिल्म होता तो 4 बोलते, अभी बोलेंगे 2T/R। सही है। तो अब बताओ मैं इसको लिखूंगा कैसे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं कि P इन ज़्यादा है, इसमें से मैं P आउट को घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2T/R। यहाँ से P इन मुझे जब जब लिखना होगा, P इन मतलब क्या, प्रेशर इनसाइड लिक्विड सरफेस। तो P इन जब भी लिखना होगा तो मैं लिखूंगा P आउट प्लस 2T/R। लोगों को इसको याद रखना चाहिए। तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मैं लिक्विड ड्रॉप की बात करूंगा तो लिक्विड ड्रॉप में इनसाइड आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस 2T/R होता है। लिखने का स्टाइल ये है, P इन माइनस P आउट इक्वल्स टू 2T/R। P इन हमेशा ज़्यादा होगा। ये इस तरीके के इसमें छोटे छोटे सवाल हैं जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। सही है। अगर तुम इस रिलेशन को ध्यान रखो, अगर इस रिलेशन को ध्यान रखो तो इसको भी समझा जा सकता है। देखो कैसे, ऊपर में मान लो कि ये हमारा, सपोज करो कि कोई सरफेस ऐसा हो गया, ये हो गया इसका P1, नीचे से क्या होता, ये होता P2, ठीक है। अभी मुझे पता नहीं कौन ज़्यादा है, चलो हम ऐसा लिख देते हैं कि P1 में से P2 घटाऊंगा क्या मिलेगा 2T/R। अब R मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, एकदम फ्लैट है तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए, इन्फानाइट। इसका मतलब 2T/∞ बराबर 0, यानी कि P1 बराबर मैं क्या बोलूँगा P2। तो इसलिए तो फ्लैट सरफेस के लिए डिफरेंस इन प्रेशर नहीं होता। फ्लैट सरफेस अगर कहीं आए तो जो ऊपर का प्रेशर है वही नीचे का प्रेशर होता है। फ्लैट सरफेस में ऊपर का प्रेशर बराबर नीचे का प्रेशर, ऊपर का प्रेशर बराबर नीचे का प्रेशर। और 2-3 बात इसके अंदर छोटे छोटे सवाल हैं। इसमें कहा जाता है कि ये रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है। अच्छा देख के बताओ, डेल्टा P हमारा रेडियस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, इन्वर्सली, यानी कि ज़्यादा बड़ा रेडियस उतना ही डिफरेंस इन प्रेशर कम आएगा। जितना बड़ा रेडियस डिफरेंस इन प्रेशर उतना ही कम आएगा। इसका मतलब बूंद अगर बड़ी होंगी ना,
बड़ी बूंद अगर होगी तो उसके अंदर प्रेशर उतना ही कम होगा। मतलब तुम यहाँ से कह सकते हो डेल्टा पी प्रोपोर्शनल 1 रेडियस, बड़ी बूंद बड़ी बूंद बड़ी बूंद कम प्रेशर, आर ज़्यादा प्रेशर कम, तो छोटी बूंद के अंदर प्रेशर ज़्यादा रहता है। सारे ऐसे थ्योरेटिकल बातें हैं लेकिन सारी बातें काम की है। छोटी बूंद होंगी तो प्रेशर पी कौन सा क्या ज़्यादा होगा, पी इनसाइड। छोटी बूंद होंगी पी इनसाइड ज़्यादा होगा, पी इनसाइड ज़्यादा होगा। कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है। लिक्विड ड्रॉप है तो डेल्टा पी 2T/R है। कभी कभी क्वेश्चन में वो कहता है नहीं सोप बबल है, सोप बबल, तो उस कंडीशन में जैसी सोप की बात आ जाए ये लिखाएगा 4T/R। जैसी सोप की बात आएगी, सोप आए तो 4T/R। चलो इसी में एक छोटा सा सवाल है, पढ़ता हूँ तुम्हारे लिए, सुनना इसको। कह रहा है इफ़ मोर एयर इज पुश्ड इन अ सोप बबल, इफ़ मोर एयर इज पुश्ड इन अ सोप बबल द प्रेशर इन इट डिक्रीजेज और इंक्रीजेस, है ना। ज़्यादा एयर पुश करूँगा मतलब बबल की साइज बड़ी होगी, सोच के देखो, और जब बबल की साइज बड़ी होगी तो प्रेशर कम होगा। समझ रहे हो क्या, इसलिए ध्यान रखना है। मोर एयर पुश, ज़्यादा एयर पुश होने से बबल की साइज़ बढ़ेगी और जब बबल की साइज़ बड़ी होती है तो प्रेशर हमारा कम होता है। ये मच्छर तब से घूमते घूमते। एक सवाल होगा अगर आपको ध्यान हो, मॉड्यूल में भी दे रखा है, मॉड्यूल में दे रखा है। कहते हैं कि हमारे पास 2 बबल है, मतलब एक क्या किया ऐसा छोटा सा, देखो इस तरीके से एक टैप लगाया, इस तरीके से ये ऐसा, ठीक है, और एक इस तरीके से, 2 एंड है। सवाल का ध्यान में है, एयर इस तरीके से किया है। एक तरफ बोला है कि छोटा बबल है, ये बोला छोटा, और एक ये बोला बड़ा। क्वेश्चन का एक बार लैंग्वेज पढ़ देता हूँ। लैंग्वेज में तो बहुत बड़ा लैंग्वेज है, लेकिन बात कुल मिला के ये है कि हमारे पास ग्लास ट्यूब दे रखा है और उसके 2 वाल्व दे रखे हैं, मतलब ये स्मॉल ड्रॉप और ये लार्ज ड्रॉप। अब उसने क्या किया कि जब वाल्व इसने ओपन किया तो क्या होगा, अभी ये वाल्व है, जब इस वाल्व को ये ऐसे, ये वाल्व यहाँ लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ओपन करेंगे तो क्या होगा, मतलब इस रेडियस की साइज़ में पूछ रहा है कि इसके जो ड्रॉप है बड़ा और छोटा उसकी साइज़ में क्या चेंज आएगा। ये छोटा ये बड़ा है, अच्छा छोटा होना हमारे लिए काम का नहीं है। ये अगर ये छोटा है इसका मतलब इसके अंदर पी इनसाइड क्या है, ज़्यादा, तो एयर का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसका मतलब इसमें एयर का फ्लो, ये रहा हाई प्रेशर और ये रहा लो प्रेशर, तो भैया एयर का फ्लो ऐसे होगा और वो लगातार एयर का फ्लो ऐसे होता जाएगा। तो ये जो छोटा है इसका एयर निकल निकल के बड़े वाले में जाएगा, मतलब छोटा और बड़ा होगा। ये इसका आंसर है। छोटा और डायग्राम बना लो, छोटा और छोटा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा ये कम होता जाएगा। कारण आपको समझ में आ गया कि छोटा था मतलब इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा था और एयर का फ्लो छोटे से बड़े में नहीं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में होता है। फ्लूइड की फिजिक्स एकदम से डेली लाइफ से रिलेटेड है, एकदम से डेली लाइफ से रिलेटेड। ऐसे पूरी फिजिक्स ही डेली लाइफ से रिलेटेड होती है। एक क्वेश्चन लिखाना चाहता हूँ अगला, ये न्यूमेरिकल है, करिए। द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर inside and outside soap bubble, the difference in pressure inside and outside soap bubble is 6 mm of water, is 6 mm of water, and its radius is 8 mm, and its radius is 8 mm.
फाइंड सरफेस टेंशन, फाइंड सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फाइंड करना है। थोड़ा तुमको समझाता हूँ क्या बोला है। इसने एक तो कह दिया सोप बबल और इनसाइड एंड आउटसाइड सोप बबल की बात करी। हम जानते हैं कि जैसी सोप बबल की बात हो तो ये जो P इन माइनस P आउट है ये 2T/R ना होके 4T/R लिखा जाएगा। और इसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, इसने इनसाइड आउट की तो बात कर दी, लेकिन प्रेशर देने का जो स्टाइल है इसका देख लो। इसका प्रेशर देने का स्टाइल मरकरी कॉलम के हिसाब से दिया है। तो मरकरी कॉलम में तुम प्रेशर कैसे लिखते हो? डेल्टा P रो GH लिखते हो। तो इसने डेल्टा P जो लिखा है वो रो GH लिखा है, रो GH बराबर 4T/R। रो भी इसने दे दिया। इसने कहा है कि अब आप समझिए, डिफरेंस बिटवीन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड सोप बबल इतना mm ऑफ वाटर। तो रो किसका लोगे? वाटर का। तो रो लिया जाएगा वाटर का, जो कि कितना होता है 1000। जी मान लो 10 ले लिया तुमने। H थोड़ा सावधानी से लेना पड़ेगा। इसने कहा है H आप लीजिए 6 mm, है ना। तो 6 mm मतलब 6 इंटू 10 का पावर -3 इक्वल्स टू 4T/R। 4 है और T के लिए इसने हमसे पूछ दिया कि कितना होगा, और R अपने को गिवन है, R दे रखा है 8 mm। तो सोचो इसको क्या लिखूंगा? 4 में कोई प्रॉब्लम नहीं, T मुझे चाहिए, R 8 mm है, तो 8 इंटू 10 का पावर -3। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर देने का स्टाइल थोड़ा अलग है, उसको उसने हाइट के हिसाब से दे दिया प्रेशर। सही है। तो इसको जब आप गुना भाग करेंगे देन यू विल गेट द आंसर। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 117.6 डाइन पर सेंटीमीटर। 117.6 डाइन पर सेंटीमीटर। ऐसे आपको पता होना चाहिए, 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 का पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन का मतलब 10⁵ डाइन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलो थोड़ा प्रेशर लिखना सीखते हैं। तो हेडिंग दो, प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन लिक्विड। प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन लिक्विड। इसमें अपने को पढ़ना है प्रेशर इनसाइड एयर बबल इन लिक्विड, ये पढ़ना है। मैं तुमको 2 सिचुएशन देता हूँ, तुम इसमें प्रेशर लिख के मुझे बता देना। जैसे एक कंडीशन में तो एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी वानी भर दिया, और उसके बाद 2 पॉइंट दिखा दिए। मान लो एक पॉइंट टॉप पे है, दूसरा पॉइंट A यहाँ पे है, जो यहाँ से H हाइट नीचे है। अपने को प्रेशर लिखना है किसी A पॉइंट का, और दूसरे केस में वहाँ पे एक इसने एयर बबल रख दिया H हाइट नीचे। मतलब अगली कंडीशन कुछ ऐसी है, यही पानी भर के ऊपर से H हाइट नीचे यहाँ पे एक एयर बबल रखा है, एयर बबल ऊपर से H हाइट नीचे। अपने को प्रेशर P इनसाइड निकालना है। इसी तरह का सवाल एक था नीट 2019 में, उसी तरीके से मिलता जुलता कंटेंट लिया है।
आया। अब देखो, जैसे मुझे कोई कहे कि आप यहाँ का प्रेशर लिखो, तो मैं बोलूँगा भाई ऊपर का प्रेशर तो P ATM है और यहाँ का प्रेशर मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको कहूँगा P ATM में रो GH और जोड़ दीजिए। सही है। अच्छा, लेकिन वही आदमी अगर मेरे से यहाँ पे बात करेगा तो मैं कहूँगा यार अंदर में तो P इनसाइड और बाहर में मेरे पास P आउट है। अच्छा, ज़्यादा कौन होगा? अंदर का प्रेशर, क्योंकि ये अंदर का पोर्शन कॉनकेव है। तो मैं उसको कहूँगा P इनसाइड में से P आउट घटाओ और क्या लिखोगे? 2T/R। क्यों? क्योंकि एयर बबल है, एयर बबल इसलिए 2T/R लिखा। ओके, तो यहाँ से अगर मैं P इनसाइड निकालता तो मेरा डाटा आता 2T/R प्लस P आउट। अब ये P आउट समझदारी से लिखना पड़ेगा। P आउट कहाँ का प्रेशर है सोच के देखो, तो P आउट यहाँ का प्रेशर है, ऊपर का, और इसी का प्रेशर यहाँ अगर लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे? P ATM प्लस रो GH। सोच के देखो, तो ये लिखाएगा P ATM प्लस रो GH। तो पूरा आंसर हो जाएगा P इनसाइड के लिए 2TR प्लस P ATM प्लस रो GH। ये लिखने अपने को आना चाहिए। इसी तरीके से सवाल पूछते हैं और कई बार पूछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो, एक सिचुएशन तुमको अगला देता हूँ। जब लिखो तो क्वेश्चन लिखो, व्हाट हैपन व्हेन टू बबल्स ऑफ रेडियस R1 and R2, what happen when two bubbles of radius R1 and R2, ब्रैकेट में लिखो तो R1 लेस देन R2, R1 मतलब R2 ज़्यादा है, जो जिसका रेडियस ज़्यादा उसका प्रेशर कम होगा। तो कहा व्हाट हैपन व्हेन टू बबल्स ऑफ रेडियस R1 and R2 कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर, come in contact with each other, come in contact with each other। उसके नीचे लिखो what will be the radius of curvature of common surface, what will be the radius of curvature of the common surface, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। डायग्राम तुमको बताता हूँ, इसमें डायग्राम बस काम का है और रिजल्ट याद रखना है। इसका डेरिवेशन कराता हूँ मैं, जब मैं ईयर लॉन्ग कोर्स के लिए कराता हूँ, तो अभी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिए। ईयर लॉन्ग कोर्स में तो पूरा इसमें बात करते हैं, आराम से समझते हैं, कुछ चित्र उत्र देखते हैं, बढ़िया। अभी देखिए रिजल्ट क्या हम ध्यान रख सकते। एक और ये बड़ा देखो ऐसे बना है, कभी तुम देखोगे तो डायग्राम इस तरह का बनता है, दो बबल्स मिल रहे होते हैं। अब ये कंडीशन अगर मैं इसकी लूँ तो ये हमारा R1 है, ये कंडीशन अगर मैं इसकी लूँ तो ये मेरा R2 है। सही है। अब ये R1 है, ये मेरा R2 है। अच्छा, अब ये R2 जो है दिस इज़ बड़ी बूंद, तो अगर ये बूंद बड़ी है मतलब इसका P इनसाइड कम होगा, सोच के देखो, और कॉरस्पॉन्डिंगली ये बूंद जो है ये छोटी है, तो छोटी बूंद है मतलब इसका R कम है, मतलब ये R1 कम है, और यही क्वेश्चन ने भी कहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसका P इनसाइड ज़्यादा होगा, P इनसाइड ज़्यादा होगा। अब सोच के देखो, हम तो ये पढ़ के आए हैं कि जिधर ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो उधर कॉनकेव साइड बनेगा, तो इसका मतलब इनका एक शेप बनेगा ऐसा, और उसका ये जो शेप बनेगा ये इसका ये रहा कॉनकेव साइड, ये कॉनकेव साइड बनेगा। तो अब एक नया आएगा बबल जिसका रेडियस कुछ ऐसा होगा, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एक नया बबल इसका बनता हुआ दिखेगा जिसके लिए ये रेडियस कहलाएगा R। ये सिचुएशन ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भाई दो बबल मिलेंगे तो एक तीसरे बबल, इनका कॉमन रेशियो, कॉमन रेडियस का एक तीसरे बबल की टेंडेंसी बनेगी। तो हमसे इसी पे डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं वो। तो ये R का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बताओ अगर ध्यान में है तो। R1 R2 नीचे बड़े माइनस छोटा, तो R2 माइनस R1, दिस इज द फॉर्मूला। और तुमसे मैं अगर सवाल बनाऊं तो मैं तो शेप बना दूंगा, एक का फेस ऐसा बनाऊंगा, दूसरे का ऐसा बनाऊंगा, सही वाला चुनना रहेगा।
तो इधर वाला ही होगा, क्योंकि कॉनकेव साइड की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है। अब प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब रेडियस कम होना चाहिए, और क्वेश्चन ने कहा है कि R1 छोटा है, तो फाइनल शेप ऐसा होगा, ये इसकी वैल्यू होगी। इस पे सवाल आते हैं डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट सवाल कैसे पूछा जाता है, लिख लो तो क्वेश्चन एक लिखो, टू सोप बबल ऑफ रेडाई R1 and R2, two soap bubble of radii R1 and R2 are 4 centimeter and 5 centimeter respectively. They are touching each other over a common surface. Over a common surface. मान लो उसने फोटो दे दिया, मान लीजिए ये छोटी बूंद और ये बड़ी बूंद, ये छोटी बूंद और ये बड़ी बूंद, ये लीजिए ऐसा दे दिया उसने। एक का रेडियस 4, एक का रेडियस 5, और ये रहा कॉमन सरफेस जहाँ इसने छू रखा है। अब हमसे पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस। जो नया कॉमन सरफेस बना है उसका रेडियस पूछा है, एक लाइन का सवाल है। अच्छा बताओ, ये सोप बबल एयर बबल से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेनी नहीं है। तो सीधा सीधा फार्मूला लगा दोगे, R1 R2 नीचे R2 माइनस R1, आंसर कितना आएगा? 20 आएगा। ये याद रखना, डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। एक और सिचुएशन कराता हूँ, इससे भी डायरेक्ट सवाल आता है, इसका भी डायरेक्ट सवाल आता है, आपको मिल जाएगा इस पर। लिखो तो, if two bubbles of radii R1 and R2 कोलीज, एक वर्ड होता है कोलीज, COALESCE, कोलीज आइसोथर्मली in vacuum, then discuss radius of new bubble. बात समझे? यहाँ दोनों कोलीज होकर नया बबल बन गया। अब आपको दोनों अलग अलग नहीं दिख रहे, दोनों कोलीज हुए एक नया बबल। यहाँ तो क्या था, एक कॉमन सरफेस आया था, और ये तो दोनों दिख रहे थे ना, उनका एक कॉमन सरफेस आ रहा था। वहाँ ऐसा नहीं है, दो मिला नया बना। तुम सोचो, दो मिला नया बना। एक बस तुमको आइडिया देता हूँ, इस कंडीशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंजर्व रहेंगे। जब मैं ईयर लॉन्ग में कराता हूँ तो फिर इसका डेरिवेशन आता है, परंतु यहाँ पे तुम रिजल्ट याद रखो। लिखो हेयर total number of molecules of air, here total number of molecules of air will remain same, and temperature is also same, तो क्या लगाओगे रिलेशन? P1V1 प्लस P2V2 इक्वल्स टू PV लगा देना। PV इक्वल्स टू म्यू RT सोच रहे हैं, P1V1 प्लस P2V2 इक्वल्स टू PV लगता है। और उसके बाद आप जब इन सब को डिस्कस करोगे तो नया रेडियस जो निकल के आएगा, कोलीज बोले, देखो ये वर्ड बहुत काम का है, कोलीज बोले तो नया रेडियस R इक्वल्स टू √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये अलग है और ये अलग है, इसमें कॉमन सरफेस और ये कोलीज। कॉमन सरफेस में R1 R2 माइनस R1, और ये है कोलीज जो √R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। एकदम आने लायक सवाल है बिल्कुल। ये इसकी बात होती है।
अब मैं थोड़ा सा तुमको एंगल ऑफ कांटेक्ट समझाता हूँ। हेडिंग दीजिए एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगला पॉइंट एंगल ऑफ कांटेक्ट का है। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए इसमें मेरे पास 2-3 चीज़ है, अगर मैं इसको ध्यान रखूं तो मेरा काम हो जाएगा। 2-3 पॉइंट लिख लो। सबसे पहले यह एंगल हमेशा इनसाइड द लिक्विड मेजर होगा। यह एंगल हमेशा इनसाइड द लिक्विड मेजर होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट हमेशा इनसाइड द लिक्विड मेजर करोगे। एक पॉइंट तो ये लिख लो। दूसरा पॉइंट, हमेशा ऐसा लिखो, हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ करो। हमेशा 2 टेंजेंट ड्रॉ करो। पहला कंटेनर के सरफेस पे और दूसरा लिक्विड के सरफेस पे। कंटेनर के सरफेस पे और लिक्विड के सरफेस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करोगे तब जाके बात बनेगी, ठीक है। और एक और अच्छी बात, एंगल ऑफ कांटेक्ट कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है। एंगल ऑफ कांटेक्ट कंबाइनिंग प्रॉपर्टी है। किसकी? किसकी? उस बर्तन की भी और उस लिक्विड की भी। बर्तन की भी और लिक्विड की भी। यानी कि नेचर ऑफ सॉलिड और नेचर ऑफ लिक्विड दोनों पे डिपेंड करेगा। जैसे एक बात तुमको बताता हूँ, एक ही लिक्विड ले लो, उसको अलग अलग बर्तन में रखो, अलग अलग एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा। एक ही बर्तन ले लो, उसमें अलग अलग लिक्विड रखो, अलग अलग तुम्हारे को एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद से अब एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर मुझे ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? लिखो, ड्रॉ एंगल ऑफ कांटेक्ट इन वेरियस केसेस। ड्रॉ एंगल ऑफ कांटेक्ट इन वेरियस केसेस। मान लीजिए कोई कंटेनर हमारे पास ऐसा है, उसमें हमने पानी भर दिया इस तरीके से। ऐसा शेप बनता है कि नहीं बनता है? मान लो इसके अंदर ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है, ऐसे पानी भरा हुआ है इस तरीके से, और मैं ऐसे लेके चलो, ऐसे कर देता हूँ। तुम तो बस इधर के सरफेस का ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखिए। अब मुझे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक टेंजेंट खींचूंगा कंटेनर पे। तो ये रहा कंटेनर जिस पे पहले से टेंजेंट खींचा हुआ है, ये इसका टेंजेंट खींचा हुआ है। और दूसरा टेंजेंट कहाँ खींचूंगा? जो शेप बना है लिक्विड का, और अंदर अंदर का एंगल, मतलब ये एंगल, दिस विल बी द थीटा सी। एंगल बाहर से भी तो हो सकता था, लेकिन हमेशा लिक्विड के अंदर ये एंगल भी तो होता बाहर बाहर, परंतु बाहर नहीं जाना, अंदर रहना है। तो थीटा सी हमारा ये हुआ। ये थीटा सी देख के लग रहा है तुमको कि 90 से कम है, मतलब एक्यूट है। तो ऐसा थीटा सी जो बनेगा वो ग्लास वाटर की बाउंड्री पे बनता है। ग्लास वाटर, सोच के देखो, तुम पानी किसी ग्लास में रखोगे, तो पानी किसी ग्लास में रखोगे तो ग्लास का सरफेस भीग जाएगा। ग्लास का सरफेस भीग रहा है, इसका सीधा मतलब है कि मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा सी 90 से कम है और मेरा सरफेस भीग रहा है। इसका मतलब अगर किसी सरफेस को हम चाहते हैं कि वो वेट हो, भींगे, इसका मतलब थीटा सी को मुझे 90 से कम रखना पड़ेगा, सरफेस वेट हो जाएगा। सही है? अच्छा, एक होता है, तुमने सुना होगा मरकरी रखते हैं तो कैसा होता है? मरकरी रखते हैं, तुमने सुना होगा कि मरकरी रखते ही वो शेप ऐसा हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो इसका मतलब अब अगर मैं यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाऊँ तो दो टेंजेंट खींचूंगा, एक लिक्विड का खिंचाई हुआ है और एक ये ऐसे खींच दूंगा, और अंदर ही अंदर मेजर करूंगा एंगल। सोच के देखो, तो ये थीटा सी जो होगा, ये थीटा सी हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट ये 90 से ज़्यादा होगा, 90 से ज़्यादा होगा। मतलब ऑब्ट्यूस इस कंडीशन में सरफेस वेट नहीं करेगा। जैसे कोई भी पानी की बूंद या कोई भी, जैसे आप तुम तवा पे मान लो पराठे वराठे बने, उसके बाद जब तुम उसमें पानी डालोगे तो वो कैसा ड्रॉप ड्रॉप बन जाता है। उससे तवा भीगता तो नहीं है, उसके ड्रॉप बन जाते हैं। ओस, किसी किसी पत्ते पे ओस देखोगे वो ड्रॉप के फॉर्म में रहता है। तो जब किसी चीज़ को गिराने से वो ड्रॉप बन जाए, ड्रॉप बनेगा तो सरफेस भीगेगा नहीं। सरफेस को भीगने के लिए उसके ऊपर उसको पानी को जाके चिपक जाना पड़ेगा, मतलब फैलना पड़ेगा, फैलने से भीगता है। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। कभी कभी ये क्रिटिकल कंडीशन में इस थीटा को 90 लिया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ग्लास वाटर में, लिक्विड ड्रॉप में सबसे पहले, अच्छा मान लो मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ,
हम चाहते हैं कि सरफेस भींग जाए, हम चाहते हैं सरफेस भींग जाए, तो थीटा सी की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 90 से कम। 90 से कम सरफेस भींगे मतलब चिपक जाए, मतलब पानी चिपके ग्लास से, मतलब अलग अलग मटेरियल के बीच लगने वाला फोर्स जो है वो उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। पानी और ग्लास के बीच लगने वाले फोर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो पानी अलग मटेरियल है, ग्लास अलग मटेरियल है, इसके बीच लगने वाले फोर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा, मतलब एडहेसिव फोर्स को स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब सरफेस को तुम भिगाना चाहते हो तो एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, किससे, कोहेसिव से। कोहेसिव से, कोहेसिव लगता है ना सेम सेम में, और एडहेसिव लगता है डिफरेंट में। और वही इसका उल्टा, हम चाहते हैं सरफेस नहीं भींगे, जैसे हमारा रेनकोट, रेनकोट यही तो करता है, क्या करता होगा, रेनकोट एंगल को एक्यूट से ऑब्ट्यूस बना देता होगा। मतलब वहाँ पे क्या होता होगा, वहाँ पे सेम सेम लगने वाले फोर्स स्ट्रांग हो जाते होंगे, मतलब कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग हो जाएगा। तो कोई भी वाटर प्रूफिंग कराने का मतलब होता है कि आप एडहेसिव फोर्स के रिस्पेक्ट में कोहेसिव फोर्स को स्ट्रांग कर दीजिए, मतलब जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बन रहा है उसको एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूस बना दीजिए, वो काम करेगा वाटर प्रूफिंग एजेंट का। सही है क्या? ये छोटी मोटी बातें होती हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है। प्योर वाटर और ग्लास इस तरीके से पूछते हैं। प्योर वाटर और ग्लास में थीटा सी को 0 डिग्री लिया जाता है, लिख लेना इसको। अब एक छोटा सा सवाल देखो क्या पूछा था, नीट यूजी 2013 में थ्योरेटिकल सवाल कह रहा है, द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, मतलब भीगने की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड्स ऑन, और पहला ऑप्शन डेंसिटी, दूसरा ऑप्शन सरफेस टेंशन, तीसरा ऑप्शन विस्कोसिटी, चौथा ऑप्शन एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड लिक्विड। ऑफ कोर्स यही होगा, एक्चुअली में यही पहला ऑप्शन था, लेकिन मैंने बोला नहीं, सही है। यानी कि वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट, मेनली तो उसी पे डिपेंड करता है। एक्यूट होगा तो वेट होगा, ऑब्ट्यूस होगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद बात होती है कैपिलरी ट्यूब की। कैपिलरी ट्यूब की इसको मैं कल कराऊंगा, और कल के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं बताता हूँ। हटाओ।